जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की राजधानी दिल्ली के अपकमिंग इलेक्शंस के बारे में। यूं तो भारत के अंदर अलग अलग स्टेट्स में हर साल इलेक्शंस होते हैं, मगर जब बात दिल्ली की पॉलिटिक्स की आती है, दिल्ली के इलेक्शंस की आती है, तो स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। इंटरेस्टिंग हो भी क्यों ना, 2013 से पहले दिल्ली के अंदर जो मुख्य पार्टियां हुआ करती थी, तो उसमें एक भारतीय जनता पार्टी थी और दूसरी कांग्रेस पार्टी थी। मगर 2013 के अंदर आम आदमी पार्टी की एंट्री होती है दिल्ली की पॉलिटिक्स के अंदर। ये वही वर्ष था जिस समय आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, और साथियों इसी वर्ष में उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी इलेक्शन के अंदर उन्होंने अपनी सरकार बना ली। साथियों, ये पहला इलेक्शन लड़ा और पहले इलेक्शन में ही सरकार बना ली। इसके बाद में 2015 में चुनाव हुए, उसमें भी इन्होंने अपनी सरकार बनाई। उसके बाद 2020 में भी चुनाव हुआ, उसमें भी इन्होंने अपनी सरकार बनाई। लगातार 3 टर्म आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रह चुकी है, और अब 2025 के अंदर दिल्ली का विधानसभा चुनाव फिर से आ गया है। इस बार का चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहने वाला है। उसके कई सारे कारण हैं कि पिछले 11 साल के कार्यकाल के दौरान आम आदमी पार्टी के ऊपर कई बड़े बड़े स्कैम्स के एलिगेशन लगे। सिर्फ एलिगेशन ही नहीं साथियों, बल्कि सबूतों के बेसिस पे दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री समेत जितने भी बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वे दिल्ली के तिहाड़ जेल तक होके आ चुके हैं। तो इस बार का चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल में रहने वाला है। लेकिन इन कारणों के बारे में दोस्तों हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली की टॉप की वीवीआईपी सीट्स में से एक पटपड़गंज विधानसभा सीट के बारे में। यूं तो आप लोग कहते होंगे कि दिल्ली के अंदर जो सबसे वीवीआईपी सीट है वह नई दिल्ली की सीट है, जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं। मगर साथियों, कुछ डेटा और कुछ एनालिसिस के बेसिस पे मैं समझता हूं जो सबसे इंटरेस्टिंग इलेक्शन इस बार देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा पटपड़गंज विधानसभा सीट पे। पटपड़गंज विधानसभा सीट साथियों 57 क्रमांक की ईस्ट दिल्ली के अंदर आने वाली एक सीट है। आइए इस सीट की थोड़ी हिस्ट्री हम समझ लेते हैं। तो इस विधानसभा का गठन सन 1993 में हुआ। जब पहली बार यहाँ पे 1993 में चुनाव लड़ा गया, उस समय पे भारतीय जनता पार्टी के ज्ञानचंद पहली बार यहाँ से विधायक बने। उसके बाद में 1998 में यहाँ से कांग्रेस के अमरीश गौतम चुनाव लड़कर के विधायक बने। उसके बाद 2003 का विधानसभा चुनाव आया। उस चुनाव के अंदर भी अमरीश सिंह गौतम दोबारा से इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी पर चुनाव लड़े और विधायक बन गए। उसके बाद में साथियों 2008 का विधानसभा चुनाव आया। 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अनिल चौधरी यहाँ से विधायक बने। उसके बाद 2013 का विधानसभा चुनाव आया, जब आम आदमी पार्टी दिल्ली की पॉलिटिक्स में एंट्री ले चुकी थी। वहां से उस समय मनीष सिसोदिया ने चुनाव लड़ा और वो विधायक बन गए। उसके ठीक बाद 2015 में साथियों फिर से मनीष सिसोदिया से चुनाव लड़ करके जीत गए, और 2020 के अंदर फिर से मनीष सिसोदिया ने से चुनाव लड़ा और चुनाव जीत करके विधायक बने। तो साथियों, अगर मैं सीट के गठन से लेकर के आज तक की बात करता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर सिर्फ एक बार ही अपना विधायक बना पाई, जो कि सन 1993 में बना था। उसके अलावा कांग्रेस ने यहां से 3 बार अपने विधायक बनाए, और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी 3 बार इस सीट से अपने विधायक बनाए हैं। तो अगर मैं बात करता हूं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक इस सीट पर 93 में बना था। उसके बाद से लगभग 31 साल का सूखा भारतीय जनता पार्टी के लिए इस पटपड़गंज विधानसभा में रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं इस विधानसभा सीट के अंदर टोटल वोटर्स की, तो वो संख्या लगभग 2,60,000 के आसपास है। इसके अलावा साथियों इस विधानसभा के अंदर 4 निगम के वार्ड आते हैं, जिसमें कि मंडावली, पटपड़गंज, विनोद नगर और मयूर विहार फेज 2 है। इन 4 निगम की सीट्स में से एक सीट आम आदमी पार्टी के पास है। इसके अलावा 3 सीट्स भारतीय जनता पार्टी के पास। आइए समझते हैं पटपड़गंज के पिछले 3 विधानसभा चुनावों के नतीजों के बारे में। 2020 के विधानसभा चुनावों में यहाँ पे आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया को 70,163 वोट मिले थे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के रविंदर सिंह नेगी को 66,956 वोट मिले थे। वहीं तीसरी तरफ साथियों कांग्रेस को मात्र 2,802 वोट मिले थे। देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस 2,800 वोट लेके आती है सिर्फ, वो भी दिल्ली की विधानसभा चुनावों में। शायद दोस्तों यही एक कारण था कि भारतीय जनता पार्टी 2020 में अपनी वापसी करते करते रह गई। वहीं 2015 के चुनावों की अगर मैं बात करता हूं, तो आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया को 75,243 वोट मिले थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के विनोद कुमार बिन्नी को 46,452 वोट मिले थे। वहीं तीसरी तरफ कांग्रेस के अनिल कुमार चौधरी को 16,177 वोट मिले थे। इसके अलावा दोस्तों 2013 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को 50,211 वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी को 38,735 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस को 28,067 वोट मिले थे। दोस्तों, अगर इन 3 इलेक्शंस को हम कंक्लूड करते हैं सिर्फ मनीष सिसोदिया की परफॉर्मेंस को लेकर के, तो मनीष सिसोदिया ने अपना पहला चुनाव थोड़े कम मार्जिन से जीता था। वहीं दूसरा चुनाव उन्होंने बहुत ज्यादा मार्जिन से जीता, और तीसरा चुनाव साथियों बड़ी मुश्किल से वो जीत पाए थे। उसका सबसे बड़ा कारण शायद कांग्रेस का अंडर परफॉर्म करना रहा है इस विधानसभा के अंदर। इसके अलावा 2024 में वो लोकसभा चुनाव के अंदर अगर हम ईस्ट दिल्ली के अंदर से स्पेसिफिकली पटपड़गंज का डेटा एनालिसिस करते हैं, तो पटपड़गंज के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे हर्ष मल्होत्रा, उनको 79,044 वोट मिले थे। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के जो कंबाइंड कैंडिडेट थे कुलदीप कुमार, उनको 49,845 वोट मिले थे। यानी कि दोस्तों इस सीट के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी थी लोकसभा चुनावों के अंदर लगभग 29,200 वोटों से जीती थी।
यानी कि दोस्तों अगर हम सिर्फ पिछले साल के डेटा की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग 29,000 वोट्स की लीड है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के नतीजों को हम लोग डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन इलेक्शंस के अंदर मुद्दे काफी ज्यादा अलग होते हैं। जो फेसेस होते हैं लीडर्स के वो भी काफी ज्यादा अलग होते हैं। मगर साथियों जो फैक्ट है वो यही है कि लोकसभा चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगभग 29,200 वोट्स की लीड सिर्फ पिछले साल ही लेकर के निकली है इस पटपड़गंज विधानसभा सीट पे। तो आइए बात करते हैं पटपड़गंज विधानसभा में उतारे गए प्रत्याशियों के बारे में। यहाँ पर कांग्रेस ने जिन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है उनका नाम है अनिल चौधरी। अनिल चौधरी 2008 में यहाँ से विधायक बने थे कांग्रेस के टिकट पे। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और एक बहुत जाना माना नाम है इस क्षेत्र के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ आम आदमी पार्टी के बारे में, आम आदमी पार्टी ने मशहूर टीचर अवध ओझा को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा है और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के रहने वाले हैं। वहीं तीसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से रविंदर सिंह नेगी को मैदान में उतारा है। रविंदर सिंह नेगी वही व्यक्ति हैं जो 2020 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया से 3207 वोटों से हार गए थे। अभी वर्तमान के अंदर वो इसी विधानसभा के अंदर आने वाली एक निगम की सीट विनोद नगर से पार्षद हैं। हम पिछले 3 विधानसभा चुनाव के नतीजों को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि 2025 का चुनाव इस सीट पर कैसे दिखाई देता है। तो आइए इस सीट पर हुए पिछले 3 विधानसभा चुनाव के नतीजों को थोड़ा सा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। 2013 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो इस सीट के ऊपर जो आम आदमी पार्टी थी उसका वोटिंग परसेंटेज था लगभग 41.5%। वहीं भारतीय जनता पार्टी का जो टोटल परसेंटेज था वो था लगभग 32%। उसके बाद में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो उनका वोटिंग परसेंटेज था लगभग 23%। वहीं जब 2015 का चुनाव आया तो 2015 के चुनाव में जो कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज था पिछली बार 23% का, वो लगभग 11 पर आ गया, यानी कि उनको 12% का नुकसान हुआ। और यही 12% का फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ, जो पिछली बार 41% पे थी, इस बार 53% पे आई। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी जो वोटिंग परसेंटेज स्विंग हुआ था वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में हुआ, जबकि भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल अपनी जगह से हिला नहीं, 1% ऊपर बल्कि और आ गया। वहीं जब 2020 के विधानसभा चुनाव की हम बात करते हैं तो इसमें दोबारा से आम आदमी पार्टी को लगभग 4.5% का वोट बैंक का नुकसान हुआ। वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी थी वो लगभग 11% से सीधा 2% पर आ गई। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है साथियों कि भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग परसेंटेज यहाँ भी लगभग 14% तक बढ़ गया। यानी कि अगर हम पिछले 3 विधानसभा चुनाव के नतीजों को एनालाइज करते हैं तो इन तीनों चुनावों में जो वोटिंग परसेंटेज ऊपर और नीचे हुआ है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग परसेंटेज लगातार 3 चुनावों से बढ़ता चला जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का मात्र 2% का डिफरेंस था आम आदमी पार्टी से, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का 14% का फायदा था और आम आदमी पार्टी का लगभग 4% का नुकसान। तो अगर इन तीनों वोटिंग परसेंटेज को हम कैलकुलेट करते हैं विधानसभा चुनावों के, इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी लीड के साथ दिखाई दे रही है 2025 का चुनाव। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद में 2 चुनाव दिल्ली में और हुए, इसमें एक निगम का चुनाव था। निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा से बहुत अच्छे मार्जिन से जीत करके निकली। वहीं 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगभग 29,000 की लीड लेकर के निकली है पटपड़गंज विधानसभा। तो साथियों इस सभी डेटा के बेसिस पे हमको ऐसा दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा मार्जिन लेकर के सीट पे आ रही है। इसके अलावा जो 2020 का चुनाव था, ये इस पे कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ाया था वो लड़ाया था लक्ष्मण सिंह रावत को, और शायद वही एक कारण था कि जो कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज था वो लगभग 10% तक गिर गया। मगर इस बार दोबारा से अनिल चौधरी को उन्होंने मैदान में उतारा है, तो ये जो वोटिंग परसेंटेज है ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो जिसका सीधा सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो वोटिंग परसेंटेज है वो लगातार 3 चुनावों से बढ़ता चला जा रहा है। इस चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग परसेंटेज बढ़ता भी नहीं है तब भी भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी लीड के साथ यहाँ पे। तो साथियों कांग्रेस डेफिनेटली इस बार का चुनाव पटपड़गंज विधानसभा के अंदर बहुत मजबूती से लड़ने जा रही है। कोई बड़ी बात नहीं है कि पटपड़गंज के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिले, जहां एक तरफ कांग्रेस अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएगी, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो कि पिछले विधानसभा चुनावों में 70,000 वोट लेकर के आई थी, और वो भी मनीष सिसोदिया के फेस पर, वो फेस अब बदला जा चुका है पटपड़गंज विधानसभा के अंदर। अब नए फेस के साथ पार्टी चुनाव मैदान में उतरी है। ये फेस कितने लोगों को टारगेट करने में सफल होगा, कितने लोगों को इंटरेक्ट कर पाएगा, कितने लोगों से अपनी बात कर पाएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। वहीं तीसरी तरफ अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का जो डेटा रहा है सीट के पिछले 3 विधानसभा चुनावों के अंदर वो काफी पॉजिटिव दिखाई देता है, और शायद हो सकता है कि 2025 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी लगभग 31 साल के बाद में इस विधानसभा सीट पर अपनी वापसी कर ले। तो साथियों अगर मैं इस पूरी वीडियो को कंक्लूड करूं तो मैं समझता हूं कि इस विधानसभा सीट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव चांसेस दिखाई दे रहे हैं। साथियों उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।